बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी बार टीचर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल माय विद सुमा। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ के चैप्टर से। हमने प्रीवियस लेक्चर में सेल का इंट्रोडक्शन कर लिया और प्रोकैरियोटिक सेल के एनवेलप के बारे में बात की और ग्रेम पॉजिटिव एंड ग्रेम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं इनके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की। जो बच्चे नए हैं वो प्रीवियस लेक्चर लगा लें ताकि उनका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रोकैरियोटिक सेल के एनवेलप के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और प्रोकैरियोटिक सेल के एनवेलप के बाहर क्या क्या चीजें होती हैं। जब भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो ये मैं हर वीडियो में तकरीबन बताती रहती हूँ कि आर.एच. व्हिटेकर ने ऑर्गेनिज्म को 5 बड़े किंगडम में डिवाइड किया है। एक है किंगडम मोनेरा, सेकंड वन इज किंगडम प्रोटिस्टा, थर्ड वन इज किंगडम फंजाई, फोर्थ वन इज किंगडम एनिमेलिया, फिफ्थ वन इज किंगडम प्लांटे। अब ये जो किंगडम्स है, ये जो ऑर्गेनिजम्स है, इनकी बॉडी 2 टाइप के सेल से बनी होती है। या तो वो सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल होगा या ये सेल जो है यूकैरियोटिक सेल होगा। प्रोकैरियोटिक सेल का क्या मतलब है? प्रो का मतलब है पुराना, प्रिमिटिव। कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस, यानी ऐसे सेल जिसमें पुराना न्यूक्लियस मौजूद होता है। पुराना क्या कि उनका क्रोमोसोम्स जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, तो ऐसे सेल को हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में एक ही किंगडम आता है जिसे हम किंगडम मोनेरा बोलते हैं। इनके जितने भी मेंबर्स हैं सारे के सारे प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। इनमें है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और PPLO या जिसे हम माइकोप्लाज्मा बोलते हैं। ये सारे के सारे प्रोकैरियोटिक सेल से बने हैं। यूकैरियोटिक सेल में ये चारों आते हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटे। यू का मतलब है ट्रू, कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस, यानी ट्रू न्यूक्लियस। ऐसे सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाए। ट्रू न्यूक्लियस का क्या मतलब है कि क्रोमोसोम मेम्ब्रेन बाउंड हो, डीएनए या जेनेटिक मटेरियल मेम्ब्रेन बाउंड हो, तो हम उसे बोलते हैं ट्रू न्यूक्लियस। अब बात करते हैं एक प्रोकैरियोटिक सेल की, और प्रोकैरियोटिक सेल में हम एक सेल लेते हैं बैक्टीरिया की, क्योंकि बैक्टीरिया क्या है, सारे का सारा जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल है, एक ही सेल से बना होता है और वो सेल क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पे हम एज एग्जाम्पल एक बैक्टीरिया लेते हैं। ये मैं बिठा देती हूँ। हमने कल के लेक्चर में बात की थी कि जितने भी बैक्टीरियास हैं 3 कवर्स में लिपटे होते हैं। ये है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर होता है सेल वॉल। सेल वॉल के बाहर एक तीसरी लेयर होती है। 3 तहों में यानी 3 लेयर्स में बैक्टीरिया छुपे होते हैं। इसको बोला जाता है ग्लाइकोकेलिक्स, सेल वॉल और सबसे अंदर जो है सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकेलिक्स अगर सख्त है, हार्ड है तो हम इसे कैप्सूल बोलते हैं। अगर ये ग्लाइकोकेलिक्स सॉफ्ट है तो हम इसे स्लाइम लेयर बोलते हैं। कुछ बैक्टीरिया में ये सॉफ्ट होता है और कुछ बैक्टीरिया में ये हार्ड होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे एक सर्कुलर क्रोमोसोम पड़ा होता है, सर्कुलर क्रोमोसोम।
अगर हमारी बात की जाए या यूकैरियोटिक सेल की बात की जाए तो वहां पर एक लीनियर क्रोमोसोम होता है, रॉड शेप क्रोमोसोम होता है, लेकिन यहाँ पे एक सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम मौजूद, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का क्रोमोसोम, सर्कुलर क्रोमोसोम मौजूद होता है। जहां पे ये क्रोमोसोम नंगा पुंगा पड़ा होता है बेचारा, इस जगह को बोला जाता है न्यूक्लियोइड या जीनोफोर। अब बाकी ये सारा के सारा खेल का मैदान है, पीएसएल का मैदान है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। इस पीएसएल के मैदान को हम बोलते हैं साइटोसोल, साइटोसोल या इसे साइटोप्लाज्म भी बोला जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में एक ऑर्गेनेली होती है जो कि यूकैरियोटिक सेल में भी पाई जाती है। उस ऑर्गेनेली का नाम है राइबोसोम, राइबोसोम। राइबोसोम कुछ इस शेप के होते हैं, इस तरह। कुछ राइबोसोम्स फ्रेली साइटोसोल में होते हैं और कुछ राइबोसोम इस सेल मेम्ब्रेन पे लगे होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 70S होते हैं। 70S का क्या मतलब है? इसका मतलब है स्वीडबर्ग यूनिट, S फॉर स्वीडबर्ग यूनिट। जिस तरह हम किसी चीज का वेट करते हैं कि ये इतने केजी का है और ये इतने ग्राम का है, इसी तरह ये जो ऑर्गेनेली है, ये राइबोसोम्स जो है, इसका जो वेट करते हैं वो स्वीडबर्ग यूनिट में हम करते हैं, जो कि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट की यूनिट है। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या है? ये सपोज हमने एक मिक्सी ली, उसमें हमने इस राइबोसोम को डाला और साथ में कुछ वाटर भी डाल दिया। इसको एक हाफ स्पीड पे स्पिन किया और इस मिक्सी पे ग्रेड लगे हुए हैं। इसको एक हाफ स्पीड पे स्पिन किया और कुछ टाइम के लिए इसको रखा और जब देखा गया कि ये राइबोसोम जो है ये कहाँ पे सेटल डाउन हुआ है, स्पिन करने के बाद ये राइबोसोम सपोज यहाँ पे सेटल डाउन हुआ है, यहाँ पे 70 लगा है, 70 का ग्रेड लगा है, तो हम इसको बोलते हैं 70S। ये 2 यूनिट से मिलके बना होता है ये राइबोसोम जो है। एक बड़ा यूनिट होता है जो कि 50S का होता है और एक छोटा यूनिट होता है जो कि 30S का होता है। अब इन दोनों यूनिट को अगर हम मिलाएं, प्लस करें, तो हमारे पास तो 70 नहीं आता, लेकिन यहाँ पे हम इसकी वैल्यू 70 लिखते हैं। ऐसा हम क्यों लिखते हैं? ये जब मैं राइबोसोम पढ़ाऊंगी तो वहां पे मैं डिटेल में समझा दूंगी कि क्यों ऐसा होता है। यहाँ पे आप लोग जस्ट समझ लें कि जो बड़ा यूनिट होता है इसका वो 50S होता है और जो छोटा यूनिट है वो है 30S का, और साथ में जब इनको मिलाया जाता है तो वो 70S बनता है। जो यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम होता है वो 80S होता है, 80S, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम 70S होता है। राइबोसोम का काम क्या है? राइबोसोम का काम है यहाँ से एक मैसेंजर आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है। जब डीएनए से एक मैसेंजर आरएनए बनता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। तो इस मैसेंजर आरएनए पे ये बहुत सारे प्रोटीन, ये बहुत सारे राइबोसोम्स जो है, ऐसे राइबोसोम्स के यूनिट्स लग जाते हैं और प्रोटीन्स बनाते हैं। जब ये राइबोसोम्स लगते हैं और प्रोटीन बनता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसलेशन। प्रोकैरियोटिक सेल में जो सिंगल मैसेंजर आरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम लगते हैं, उस स्ट्रक्चर को, उस प्रोसेस को बोला जाता है पॉलीराइबोसोम।
पॉलीराइबोसोम भी बोला जाता है और पॉलीसोम भी बोला जाता है। पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम भी बोला जाता है। अब इस सेल के पास ना तो माइटोकॉन्ड्रिया है, ना इनके पास क्लोरोप्लास्ट है, ना इनके पास ट्रू न्यूक्लियस है, ना इनके पास गाजी बॉडीज हैं, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली इसके पास मौजूद नहीं है। तो ये सेल जिंदा रहें तो कैसे रहें? इसका हल भी इस सेल ने खुद अपने लिए ढूंढ लिया है। कैसे, वो हम पढ़ते हैं। ये मैं रिमूव कर देती हूं, आप लोग नोट कर लें। इसका जो सेल है, ये सपोज हमने एक बैक्टीरिया लिया, इसका सेल मेम्ब्रेन जो है वो अंदर से ऐसे डिफरेंट जगहों से एनफोल्डेड हो जाता है ताकि सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए ये फोल्ड हो जाता है। इन इनफोल्डिंग को हम बोलते हैं मीजोजोम। ये है सेल मेम्ब्रेन। अब इसके गिर्द जो है सेल वॉल भी मौजूद होता है और ग्लाइकोकैलिक्स भी मौजूद होता है। मीजोजोम अब क्या फंक्शन करेगा? इस सेल के पास, इस प्रोकैरियोटिक सेल के पास जिंदा रहने के लिए ना तो माइटोकॉन्ड्रिया है कि जिससे ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके वो एनर्जी बनाए, ना इनके पास क्लोरोप्लास्ट है, ना इनके पास गाजी बॉडीज है, यानी इसके पास कुछ भी ऐसे ऑर्गेनेल्स नहीं है जो इसके लिए फंक्शन कर सकें। तो इसने अपनी सेल मेम्ब्रेन को एनफोल्ड किया और जिसे हम बोलते हैं मीजोजोम। यहाँ पे कुछ एनफोल्डिंग में यहाँ पे एंजाइम्स लग जाते हैं और इस एनफोल्डिंग को वो यूज करता है, प्रोकैरियोटिक सेल जो है यूज करता है रिस्पायरेशन के लिए। जिस तरह एक यूकैरियोटिक सेल में रिस्पायरेशन के लिए एक ऑर्गेनेली होती है जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, वहां पे ग्लूकोज है ब्रेक डाउन होती है ग्लूकोज की और एटीपी बनता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में मीजोजोम के वॉल पे ही एंजाइम्स लग जाते हैं, मीजोजोम के मेम्ब्रेन पे ही जो एंजाइम्स है वो लग जाते हैं और रिस्पायरेशन करता है। सो मीजोजोम का एक फंक्शन जो है वो क्या है? रिस्पायरेशन। अब इस सेल ने डिवाइड भी करना है क्योंकि जो बैक्टीरियाज होते हैं वो बाइनरी फिशन से डिवाइड करते हैं। ये कैसे डिवाइड होंगे? यहाँ पे जो सर्कुलर क्रोमोसोम होता है वो इन मीजोजोम के साथ ऐसे लग जाता है। तो ये मीजोजोम ऐसे इनफोल्ड होके ऐसे इन्वेजन होती है इनमें, और ये क्रोमोसोम जो है ये ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। यानी यहाँ पे ऐसे दो हिस्सों में ये एक क्रोमोसोम बन जाता है और ये दूसरा, और ये पूरे का पूरा सेल जो है ये दरमियान में डिवाइड हो जाता है और दो सेल इससे बन जाते हैं कुछ इस तरह से। ये इसका क्रोमोसोम है और ये दूसरा सेल है। तो सेकेंड फंक्शन जो है मीजोजोम का वो है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन। इसके अलावा ये मीजोजोम सिक्रेशन भी करता है और सेल फॉर्मेशन में भी काम आता है। तो थर्ड फंक्शन हम लिखेंगे सिक्रीशन, और फोर्थ फंक्शन जो है वो है सेल वॉल फॉर्मेशन। ये सारे मीजोजोम के फंक्शन हैं। अब अगर ये सेल जो है फोटोसिंथेटिक सेल है, सपोज ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, तो इसने सन की एनर्जी को ट्रैप करना है और वहां से इसने ग्लूकोज बनाना है। तो ये कैसे बनाएंगे? यहाँ पे इसके लिए इसने कुछ चीजें छुपा के रखी होती हैं इन एनफोल्डिंग्स में, कुछ पिगमेंट्स छुपा के रखे होते हैं। इनको बोला जाता है क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स यानी जिस तरह क्लोरोफिल्स होता है, जिस तरह डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं, यहाँ पे इन्होंने छुपाई होती हैं। इन फोल्डिंग्स को बोला जाता है क्रोमेटोफोर्स, जहां से ये फोटोसिंथेसिस करता है। हम अपने लिए चीजें जमा करते हैं, आटा लेते हैं, इस तरह गंदम वगैरह जमा करते हैं ताकि कल को हमारी जरूरत पूरी हो सके। ये सेल क्या करता है? इनके पास ना तो बोरी है
ना कुछ कोई मेम्ब्रेन है कि उसमें अपने लिए आटा रख सके, अपने लिए घी रख सके, अपने लिए चीजें रख सके, जमा कर सके। तो ये क्या कर लेता है, अपने इस साइटोसोल में कुछ चीजें जमा कर लेता है। क्या जमा करता है, ग्लाइकोजन। अगर ये साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी है तो यहाँ पे ये जमा करेगा साइनोफाइसिन स्टार्च को। अगर ये बैक्टीरिया है आम तो जमा करेगा ग्लाइकोजन को। इसके साथ कुछ जो है फास्फेट ग्रेन्यूल्स को भी जमा करते हैं, फास्फेट ग्रेन्यूल्स। अब इन चीजों को बोला जाता है इंक्लूजन बॉडीज। जो इसने जमा की होती हैं इनको बोला जाता है इंक्लूजन बॉडीज। एक बात जो हमने यहाँ पे नहीं की, इस प्रोकैरियोटिक सेल में एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। प्लाज्मिड का फंक्शन क्या है, अगर हम इन प्लाज्मिड को निकाल दें तो ये बैक्टीरिया पर इसका असर नहीं होता, ये बैक्टीरिया फिर भी नहीं मरता, ये फिर भी जिंदगी गुजारता है। प्लाज्मिड जो है इनको अगर हम यहाँ से निकाल दें तो बैक्टीरिया मरता नहीं है, फिर भी बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव कर सकता है। लेकिन अगर ये बैक्टीरिया में मौजूद है तो कभी कभार इस प्लाज्मिड में कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो हम एंटीबायोटिक यूज करते हैं, उन एंटीबायोटिक के लिए ये क्या शुरू करते हैं, रेजिस्टेंट शो करते हैं। तो ये फायदा देता है बैक्टीरिया को। इसके अलावा हम इन प्लाज्मिड को निकाल के बैक्टीरिया से इनमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देते हैं और ये बैक्टीरिया फिर ग्रो करते हैं और वहां से हम वो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फिर इनको पिचका के, इनको मार के यहाँ से हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे सपोज इंसुलिन डाल लेते हैं और इस बैक्टीरिया को ग्रो कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया बन जाते हैं जब इनको हम ग्रो करते हैं, और ये इंसुलिन जो है वो भी साथ में क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। यानी जैसे ही ये फिशन इसका होता है तो ये भी ऐसे बनते रहते हैं हर बैक्टीरिया में। तो वहां से इंसुलिन जो है हम ले लेते हैं और जो पेशेंट होते हैं डायबिटिक के उनको हम फिर इंजेक्ट करते हैं। तो हमारे लिए प्लाज्मिड में हमारे लिए फायदा भी है। तो एक ये बात है। अब लास्ट में हम पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया के जो एनवेलप होते हैं उनके बाहर क्या क्या चीजें होती हैं। ये हम मिटा देते हैं। हमने बात की कि बैक्टीरिया 3 लेयर में छुपा होता है। ये है सेल मेम्ब्रेन, ये है सेल वॉल और ये है ग्लाइकोकैलिक्स। अब इस बैक्टीरिया ने अपना डीएनए, ये सेक्सुअल रिप्रोड्यूस तो नहीं करता लेकिन कोशिश करता है। कैसे, यहाँ पे कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं, ऐसे प्रोजेक्शंस होते हैं बड़े बड़े, जिसे हम पेल्लाई बोलते हैं। पेल्लाई जो कि पहले प्रोटीन के बने होते हैं। एक बैक्टीरिया आके दूसरे बैक्टीरिया में अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करने के लिए इस पिलाई को यूज करता है। सो पिलाई क्या है, पिलाई जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करने के लिए ऐसे प्रोजेक्शंस होते हैं। इस पिलाई के अलावा यहाँ पर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी होते हैं जिसे हम फेमरी बोलते हैं। फेमरी का काम क्या होता है, फेमरी का काम होता है अटैचमेंट का। जिस तरह हम अपने फिंगर्स जो है वो किसी चीज में ऐसे डाल देते हैं और अटैचमेंट के लिए हम यूज करते हैं, इसी तरह बैक्टीरिया जो है वो अपनी फेमरी को अटैचमेंट के लिए यूज करता है। इसके अलावा बैक्टीरियाज में या प्रोकैरियोटिक सेल में एक और प्रोजेक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं फ्लैजेलम। यानी सिंगल है तो हम फ्लैजेलम बोलते हैं, अगर प्लूरल है तो फ्लैजेला। इस फ्लैजेला में 3 पोर्शन होते हैं। जो इनर मोस्ट होता है इनको बोला जाता है बेसल बॉडी, और ये जो हुक लाइक स्ट्रक्चर है इनको बोला जाता है हुक, और बाकी जो चाबक है इसका इनको बोला जाता है फिलामेंट।
फ्लैजेला यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों सेल्स में पाए जाते हैं, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल का फ्लैजेला होता है वो बहुत ही पतला होता है। इस पे कोई मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, बस ऐसे ही नंगा फुंगा होता है और ये लोकोमोशन में हेल्प करता है। ये एक प्रोकैरियोटिक सेल पे एक फ्लैजेला भी प्रेजेंट हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, यानी डिफरेंट नंबर्स के फ्लैजेला प्रेजेंट हो सकते हैं। और फ्लैजेला का काम क्या है? ये सेल के लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो बच्चों ये था आज का हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। तो बच्चों ये है आज का हमारा लेक्चर। मेरी वीडियोस को थम्स अप करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है इससे मुस्तफीद हो सकें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।